हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोई किम जुक्सू को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था, लेकिन तभी हम यहाँ देखते हैं कि ऐसी माज आती है जो कि इन दोनों को संदेह की नज़रों से देखती है। और फिर यहाँ पर ऐसी रोई किम से पूछती है कि तुम कौन हो। जुक्सू कहती है कि यह वही डॉक्टर है जिसने मेरा लीवर ट्रांसप्लांट किया था। ऐसी में यहाँ पर रोई किम से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रोई किम यहाँ पर कहता है कि मैं पास में ही रहता हूँ और यहाँ से टहल रहा था, तभी मैंने जुंगसू को देखा और इसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। वैसे मैं चलता हूँ। लेकिन जब जुंगसू और रेसिन दोनों घर के अंदर आती है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आयरंग फर्श पर घुटनों के सारे बैठी हुई थी और इन्हों इसके आगे खड़ा हुआ था। साथ में यहाँ पर आयरंग की जो किताबें थी वो भी नीचे पड़ी हुई थी और ये सब किताबें इन्होंने नीचे फेंकी हैं। इन्हों यहाँ पर अपनी माँ से कह रहा था कि आप कमरे के अंदर जाइए, मुझे जुंगसू से बात करनी है। बाद में यहाँ पर इन्हों जुंगसू से पूछ रहा है कि क्या तुम जानती थी कि आयरंग आर्ट यूनिवर्सिटी में जाने वाली है, उसके लिए पढ़ रही है। जुंगसू यहाँ पर कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं ये बात जानती थी और मैं तुमको बताना चाहती थी। लेकिन इन्हों यहाँ पर जुंगसू की बात नहीं सुनता और एक कस्ते का लिफाफा लाता है और आयरन की सारी किताबें उसमें डाल देता है और बाद में बाहर डस्टबिन में डाल देता है। बाद में अकेले में जुंगसू की इन्हों से बात कर रही थी और कह रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बेटी इतनी जुनून से पढ़ाई कर रही है और तुम उसके खिलाफ जा रहे हो। इन्हों कहता है कि मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, इसीलिए वही होगा जो मैं चाहूँगा, और अगर तुम अपनी बेटी को आर्ट यूनिवर्सिटी में भेजना चाहती हो तो तुम्हें अस्पताल को छोड़ना होगा, तभी तुम्हारी बेटी आर्ट यूनिवर्सिटी में जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जुंगसू कहती है कि ये सब क्या है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। अब यहाँ पर जुंगसू कहती है कि मैं अस्पताल नहीं छोड़ूंगी और अपनी बेटी को आर्ट यूनिवर्सिटी में भेजूंगी। तुमने आज तक हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। साथ में जुंगसू की यहाँ पर स्योंग आई की बेटी का जिक्र करती है और कह रही थी कि स्योंग आई की बेटी आयरन की दोस्त है। साथ में जुंगसू ब्रेसलेट का जिक्र करती है कि ऐसा ही ब्रेसलेट मैंने स्योंग आई के पास देखा था और ये सब चीज़ें मुझे एहसास महसूस करवा रही हैं। इन्हों कहता कि मेरे पास ऐसा करने के लिए कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें कंफर्ट महसूस करवा सकूं, इसलिए ये सब चीज़ें मुझसे बाहर हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। बाद में जुंगसू अपनी बेटी के पास आती है और कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आर्ट यूनिवर्सिटी में भेजूंगी। लेकिन यहाँ पर आयरन कहती कि आप कैसे भेज सकती हैं, आपकी इतनी इनकम भी नहीं है, आर्ट यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और यह पैसा वास्तव में बहुत ज़्यादा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इन्हों स्योंग हाई से मिल रहा था और उसे कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की दोस्त है, क्या बात तुम जानती थी। स्योंग यहाँ पर कहती है कि ये बात मुझे हाल ही में पता चली है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। ये दोनों अभी अकेडमी में जा रहे हैं और वहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करो। अगले सीन में सिंह को दिखाया जाता है जिसको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और बाहर से जुंगसू को अपनी सास को देख रही थी। इसके बाद जुंगसू की यहाँ से आ रही थी, लेकिन तभी आगे से हम देखते हैं कि स्योंग हाई आ रही थी। स्योंग हाई यहाँ पर जुंगसू को एक काम देती है। जुंगसू कहती है ठीक है मैं कर लूंगी, लेकिन जाते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर जुंगसू स्योंग हाई से सवाल पूछती है कि यह कंगन तुमने कहाँ से खरीदा था। स्योंग हाई कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन यह कंगन मेरे पति ने मुझको दिया था। इसके बाद स्योंग हाई अपने ऑफिस के अंदर आती है और यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ अपनी बेटी से बात कर रही थी। युनशु यहाँ पर कह रही थी कि मेरा होना एक पाप है। स्योंग हाई कहती है कि तुम ये कैसे कह सकती हो। युनशु कहती है कि तुम उस लड़की को तो जानती होगी जो कि मेरे पास खड़ी थी जब तुम उसको लेने के लिए आई थी, वह लड़की मेरी बहन है, वही इनो की बेटी है। मैं उनके घर पर गई थी और इनो वहाँ पर दूसरी महिला के साथ रह रहा है। आपने एक विवाहित पुरुष के साथ रिलेशन बनाया। स्योंग हाई अपनी बेटी से कहती कि तुम पूरी बात नहीं जानती हो, सबसे पहले मैं और तुम्हारे पिताजी एक दूसरे को पसंद करते थे। युनशु कहती है तो तुम ऐसे क्यों जी रही हो, और ये कहकर युनशु यहाँ चली जाती है। अगले सीन में सिंह को फिर से दिखाया जाता है जिसके पास देवकुराई आई हुई है और वह इसके लिए खाना लाई थी। बाद में दिखाया जाता है कि जुंगसू किसी से फोन पर बात कर रही थी और वह जुंगसू को आने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर जुंगसू कहती है कि आज मेरी नाइट ड्यूटी है। लेकिन तभी यहाँ पर रोई की माता और इसकी बात को सुन लेता है और कह रहा था कि तुम्हारी नाइट ड्यूटी को मैं कर लूँगा, तुम्हें जाना चाहिए। हालांकि पहले तो जुंगसू मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है और जुंगसू ऐसे जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी होती है जो कि इन दोनों को देख लेती है और बाद में रोई से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी बहू के करीब हो, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। रोई कहता है कि ठीक है। और बाद में ऐसी में सब बातें अपने बेटे इनो को बता रही थी कि जुंगसू को रोई दोनों एक दूसरे के करीब हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोई जुंगसू को पसंद करता है, लेकिन उस दिन वह हमारे घर के पास भी आया था और ये दोनों कुछ बात कर रहे थे और बाद में इनो इस बारे में रोई से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे घर के पास क्यों आए थे और तुमने जुंगसू से क्या बात की थी। रोई कहता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे स्योंग हाई के बारे में उसको कुछ नहीं बताया है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोरा अपनी गाड़ी लेकर अस्पताल के बाहर आई हुई है, लेकिन तभी यहाँ पर जुंगसू सोरा को देख लेती है और कह रही थी कि तुम्हारी गाड़ी बहुत ही अच्छी है, यह तो बहुत ही महंगी होगी। यहाँ पर सोरा कहती है कि मैंने इसको ओवरड्राफ्ट खाते से खरीदा है। और ये सब सुनने के बाद जुंगसू यहाँ सोरा से ओवरड्राफ्ट खाते के बारे में और भी पूछती है कि इसमें कितना पैसा मिलता है और क्या करना पड़ेगा। और बाद में जुंगसू बैंक के अंदर आती है और वहाँ पर ओवरड्राफ्ट खाते के माध्यम से पैसा लेना चाहती है, लेकिन तभी इसको बताया जाता है कि आपके पास पहले से एक संपत्ति है, आपके नाम पर एक घर है, क्या आपको उसमें से पैसा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जुंगसू कहती है कि मेरे नाम पर कौन सा घर है,
जियोंगसू को पता नहीं होता। बाद में वो इस घर की लोकेशन लेती है, हालांकि जाने से पहले वो पैसे ले लेती है और इसके बाद वो एक बिल्डिंग को देख रही थी जो कि इसके नाम पर है और ये कैफे होता है। इसके बाद शाम को जियोंगसू आयरिंग को बता रही थी कि मैंने तुम्हारी एकेडमी की फीस दे दी है, इसलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करना। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोरा जंगमिन को कह रही थी कि ऊपर मेरे कमरे में मेरा फ़ोन है, तुम जल्दी से ले आओ। लेकिन यहाँ पर जियोंगसू की ये बात सुन लेती है और कह रही थी कि फ़ोन मैं ले आऊँगी। बाद में वो सोरा कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था। पहले तो सारे सामान को एक जगह पर दर्जा देती है और बाद में जियोंगसू को यहाँ पर अपने बेटे की घड़ी दिखती है और कह रही थी कि यह तो जंगमिन की है और साथ में उसे यहाँ पर एक अंडरवियर मिलता है जो कि जंगमिन का होता है। जियोंगसू को पता चल जाता है कि जंगमिन और सोरा के बीच कुछ तो चल रहा है। और बाद में जब जियोंगसू सोरा के साथ थी तो इससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। सोरा पर हाँ भरती है। बाद में जियोंगसू कहती है कि उसका क्या नाम है, लेकिन यहाँ पर सोरा कहती है कि मैं तुमको नहीं बता सकती। और यहाँ से सोरा के जाने के बाद जंगमिन आता है और जियोंगसू यहाँ पर सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि इन दोनों के बीच कुछ तो है। इसके बाद वो अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी घड़ी कहाँ पर है। जंगमिन यहाँ पर सोचता है और बाद में कहता है कि मैंने अपनी घड़ी अपने दोस्त के घर पर रख दी है, मैं घड़ी को वहाँ से ले आऊँगा और पहन लूँगा। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर सेयोंग इनो के साथ थी। इनो यहाँ पर चिंतित होता है। सेयोंग कहती है क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो। और बाद में कहता है कि रोयोकिम हम दोनों के बारे में जानता है। अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर सेयोंग रोयोकिम से मिल रही है और कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में और इनो के बारे में जानते हो, लेकिन मैं इनो को नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए उसके साथ रहूंगी। और अगर ये बात तुम जियोंगसू को बताना चाहते हो तो बता दो। अब यहाँ पर रोयोकिम कहता है कि तुम किसी की फैमिली को कैसे तोड़ सकती हो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इनो से बेहतर हो, लेकिन तुमने मुझे निराश किया। और ये कहकर रोयोकिम यहाँ चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो अपनी बेटी आयरिंग से बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि तुमने क्या सोचा। आयरिंग कहती है कि मैं वही करूंगी जो मैं चाहूंगी, क्योंकि मुझे बाद में पछताना नहीं है। अब वह कहती कि आपने जंगमिन को मेडिकल स्कूल में भेजा, उसको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं चाहता था और वैसे खुश भी नहीं है। उसका सपना प्रोड्यूसर बनना था और अभी उसे पछतावा हो रहा है क्योंकि उसने तुम्हारी बात मानी। अगले सीन में जियोंगसू को दिखाया जाता है जो कि एक नए पेशेंट से मिल रही है। इस पेशेंट का नाम शिनग्यू होता है और इसको क्रोन नाम का एक रोग होता है। शिनग्यू यहाँ पर जियोंगसू से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मेरा आगे क्या होगा, मेरी शादी होगी या फिर नहीं होगी, मैं अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित हूँ, इसलिए तुम मुझे छत पर ले जाओ ताकि मैं वहाँ पर आत्महत्या कर सकूँ। लेकिन यहाँ पर जियोंगसू कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। बाद में शिनग्यू के पास इसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम सेओ योन होता है और ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सेओ योन के पेरेंट्स आ जाते हैं। सेओ होन का पिता सेओ होन से कहता है कि तुम बाहर जाओ और हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाओ। सेओ होन कहती है ठीक है। और बाद में सेओ होन के पेरेंट्स पहले तो शिनग्यू पर फटकार लगाते हैं और बाद में इसे विनती करते हैं कि तुम हमारी बेटी को छोड़ दो, उससे शादी मत करो, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है कि तुम्हारे बच्चे होंगे या फिर नहीं होंगे, इसलिए हम तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी बेटी का साथ छोड़ दो। बाद में दोनों ऐसे ले जाते हैं। लेकिन बाद में यहाँ पर सेयोन आती है और वह शिनग्यू से पूछती है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर गए, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा है। शिनग्यू कहता है कि उनका कुछ काम था, वे चले गए हैं और वे मुझे कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। लेकिन तभी अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू शिनग्यू को देखने के लिए इसके रूम में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर शिनग्यू नहीं था, यहाँ पर एक सुसाइड नोट था जिसमें मरने की बात लिखी हुई थी। यहाँ पर जियोंगसू कुछ टाइम इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देती है और कह रही थी कि यहाँ पर कोई मरने वाला है, तुम जल्दी आ जाओ। और बाद में यहाँ पर जियोंगसू शिनग्यू को ढूंढती है कि वो कहाँ पर गया। तभी उसे पता चलता है कि वो छत का नाम ले रहा था। बाद में छत पर जाती है और यहाँ पर शिनग्यू छत पर ही बैठा हुआ था। वही नीचे भी भीड़ हो जाती है, लोग कह रहे थे कि क्या हुआ है। यहाँ पर इनो भी होता है, साथ में रोयोकिम भी होता है। इन्हें यहाँ पर एक डॉक्टर फोन में देखकर बता रहा था कि शिनग्यू नाम का एक डॉक्टर है जो कि मरने वाला है, उसने सुसाइड नोट छोड़ा है और जियोंगसू उसकी डॉक्टर है जो कि उसे बचाने के लिए गई है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर इनो और रोयोकिम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और बाद में छत पर आते हैं। जियोंगसू की अपनी दोनों क्यों इशारा कर रही थी कि मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम वहाँ पर ही रहो। और यहाँ पर जियोंगसू को ऐसा लगता है कि मैं शिनग्यू को समझाने में कामयाब हो गई हूँ। और जैसे शिनग्यू जाने के लिए उठता है तभी वो पीछे मुड़ता है और वह नीचे पड़ जाता है। हालांकि जब जियोंगसू इसको बचा रही थी तब वह भी नीचे पड़ जाती है, लेकिन नीचे पहले से ही एयर मैट्स लगाए हुए थे और इन दोनों की जानें बच जाती हैं। बाद में ऊपर से इनो और रोयोकिम देख रहे थे और इनको एक राहत सी महसूस होती है और बाद में ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागते हैं और एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं। और बाद में इनो जियोंगसू के पास आता है और चिल्ला रहा था कि तुम ऊपर क्या करने के लिए गई थी, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। यहाँ पर इन्होंने जियोंगसू के हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन तभी पीछे से रोयोकिम आ जाता है और वो जियोंगसू से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और बाद में वह जियोंगसू को गले लगा लेता है और सारे अस्पताल के लोग इनकी ओर देख रहे थे। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 7 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।